परमाणु क्लब। सुनने में किसी एक्सक्लूसिव क्लब जैसा लगता है ना? पर ये दुनिया का सबसे खतरनाक क्लब है। चलिए आज जानते हैं इसकी कहानी कि आखिर कैसे 10 देश इस जानलेवा दौड़ का हिस्सा बन गए। जब अमेरिका ने दुनिया का पहला एटम बॉम्ब बनाया तो उन्हें लगा बस अब तो खेल खत्म। वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन गए। पर वो गलत थे। बहुत बड़ी गलती थी ये सोचना, क्योंकि उस एक धमाके ने किसी जंग को खत्म नहीं किया, बल्कि उसने एक नई और भी ज्यादा खौफनाक दौड़ शुरू कर दी। एक सीक्रेट रेस, सबसे खतरनाक हथियार को पाने की। तो इस पूरी कहानी को हम 6 हिस्सों में समझेंगे। एक अकेली साइंटिफिक खोज से शुरू करके हम देखेंगे कि कैसे दुनिया एक खतरनाक मोड़ पर आकर खड़ी हो गई। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 1938 के नाजी जर्मनी से, जहां एक ऐसी खोज हुई जिसने दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये खोज थी न्यूक्लियर फिशन की। मतलब साइंटिस्ट्स ने पता लगा लिया था कि एटम को यानी परमाणु को तोड़ा जा सकता है, और जब वो टूटता है तो उससे जबरदस्त, मतलब कल्पना से भी परे एनर्जी निकलती है। अब इस खोज ने पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी में जैसे हड़कंप मचा दिया। सबको एक ही डर सता रहा था कि अगर इसका हथियार बन गया तो क्या होगा। और फिर जो हुआ वो बहुत तेजी से हुआ। 1939 में आइंस्टाइन ने खुद अमेरिका को आगाह किया कि नाजी इस खोज को हथियार बनाने में लगे हैं। बस फिर क्या था, अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा ने मिलकर एक टॉप सीक्रेट मैनहट्टन प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। और महज कुछ ही सालों में जुलाई 1945 तक उन्होंने पहला सफल टेस्ट भी कर लिया। अमेरिका दुनिया की पहली न्यूक्लियर पावर बन चुका था, और इसके ठीक अगले महीने अगस्त में जापान पर 2 बम गिराकर दूसरा विश्व युद्ध खत्म कर दिया गया। लड़ाई खत्म हो गई, पर जैसा मैंने कहा था, असली दौड़ तो अब शुरू हुई थी। दुनिया एक नए दौर में दाखिल हो चुकी थी, कोल्ड वॉर का दौर। और अमेरिका का ये जो एकाधिकार था ना, वो ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं था। कहते हैं कि जब अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने स्टालिन को बताया कि उनके पास एक नया जबरदस्त हथियार है, तो स्टालिन ने कोई हैरानी नहीं दिखाई, बस शांत रहे। क्यों? क्योंकि उन्हें पहले से सब पता था। उनके जासूस मैनहट्टन प्रोजेक्ट में घुस चुके थे और सारे टॉप सीक्रेट डिजाइन चुराकर मॉस्को भेज दिए थे। उन्होंने इस चोरी के डेटा को पकड़े गए जर्मन साइंटिस्ट से क्रॉस चेक करवाया और 1949 में अपना खुद का धमाका करके पूरी दुनिया, खासकर पश्चिम को हैरान कर दिया। उधर ब्रिटेन को तो जैसे धोखा मिला था। उन्होंने मैनहट्टन प्रोजेक्ट में अमेरिका की पूरी मदद की थी, पर युद्ध के बाद अमेरिका ने सारा डेटा शेयर करना बंद कर दिया। ब्रिटेन को समझ आ गया कि अगर वर्ल्ड पावर बने रहना है तो उन्हें अपना बम खुद बनाना होगा, और उन्होंने बना भी लिया। 1952 तक ब्रिटेन इस क्लब का तीसरा मेंबर बन चुका था। तो अब क्लब में 3 मेंबर थे। पर ये रेस रुकने वाली नहीं थी, बल्कि और भी ज्यादा खतरनाक होने वाली थी, क्योंकि अब खेल में एक नया खिलाड़ी आ गया था। एक ऐसा बम जो पहले वाले बमों से कहीं ज्यादा ताकतवर था, हाइड्रोजन बॉम्ब। देखिए, जो बम जापान पर गिराए गए थे वो फिशन बम थे, जो एटम को तोड़ते थे। लेकिन ये नए हाइड्रोजन बम फ्यूजन पर काम करते थे, मतलब ये एटम को जोड़ते थे। और नतीजा, सैकड़ों गुना ज्यादा तबाही। इनकी ताकत किलोटन में नहीं, मेगाटन में नापी जाती थी। खुद मैनहट्टन प्रोजेक्ट के साइंटिस्ट ओपेनहाइमर ने इसके खिलाफ चेतावनी दी थी। कहा था कि ये इंसानियत को तबाही के रास्ते पर ले जाएगा, पर किसी ने नहीं सुनी। और फिर इस रेस में 2 और बड़ी ताकतें शामिल हुईं। पहले फ्रांस, जो स्वेज संकट में हुई बेइज्जती के बाद अपनी संप्रभुता और धाक जमाना चाहता था। और फिर आया चीन, जिसे अमेरिका से खुद को बचाना था। शुरुआत में सोवियत संघ ने चीन की मदद की, पर फिर दोनों में अनबन हो गई। इसके बावजूद चीन ने अकेले ही अपना बम बना लिया, और दुनिया देखती रह गई कि उन्होंने ये कितनी तेजी से कर दिखाया। तो अब तक जो भी हुआ वो काफी हद तक खुले में हुआ, पर अब कहानी एक नए सीक्रेट दौर में दाखिल होती है। अब उन देशों की बात होगी जिन्होंने छिपकर, झूठ बोलकर और दुनिया को चकमा देकर ये हथियार हासिल किया। सबसे पहला नाम आता है इजराइल का। क्या उनके पास न्यूक्लियर वेपन है या नहीं है? इजराइल न तो हाँ कहता है, नहीं ना। ये उनकी जानबूझकर अस्पष्टता की पॉलिसी है। कहते हैं कि फ्रांस की मदद से उन्होंने एक सीक्रेट प्रोग्राम बनाया था, और जब अमेरिकी इंस्पेक्टर्स जांच करने आए तो उन्होंने नकली दीवारें खड़ी करके अपनी अंडरग्राउंड फैसिलिटीज को छिपा लिया था। एक ऐसा राज जो आज तक राज है। फिर बारी आई भारत की। एक तरफ चीन और दूसरी तरफ पाकिस्तान।
इन दो दुश्मनों के बीच फंसे भारत ने 1974 में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा, और दुनिया से कहा गया कि ये एक शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट है। अब दुनिया ने इसे माना नहीं और भारत पर कई तरह के प्रतिबंध भी लगे, पर भारत ने अपनी काबिलियत तो साबित कर ही दी थी। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे अनोखा, सबसे हैरान करने वाला किस्सा है साउथ अफ्रीका का। सोचिए, एक देश जिसने 6 न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिए, और फिर जब वहां रंगभेद खत्म हुआ और नई सरकार आई तो उन्होंने खुद ही अपने सारे बॉम्ब, सारे ब्लूप्रिंट्स, सब कुछ नष्ट कर दिया। इतिहास में ऐसा करने वाला वो इकलौता देश है। चलिए अब आते हैं नए दौर में, वो दौर जहां अब बड़ी महाशक्तियां नहीं बल्कि क्षेत्रीय दुश्मनियां इस दौड़ को हवा दे रही हैं। जब 1971 की जंग में पाकिस्तान भारत से हार गया तो वहां के नेता जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था, हम घास खा लेंगे लेकिन अपना बम जरूर बनाएंगे। ये एक लाइन पाकिस्तान के इरादे को साफ कर देती थी। उन्हें हर हाल में किसी भी कीमत पर भारत की बराबरी करनी, और इस काम को अंजाम दिया अब्दुल कादिर खान ने, जिन्हें AQ खान के नाम से जाना जाता है। वो नीदरलैंड्स की एक यूरेनियम फैसिलिटी में काम करते थे और वहीं से उन्होंने सेंट्रीफ्यूज के टॉप सीक्रेट डिजाइन्स याद करके और कॉपी करके चुरा लिए। वो इन डिजाइन्स को पाकिस्तान ले आए, जिससे उनके प्रोग्राम को जबरदस्त तेजी मिली। और बाद में ये भी पता चला कि खान ने ये डिजाइन्स नॉर्थ कोरिया जैसे दूसरे देशों को भी बेचे। मजे की बात यह है कि उस वक्त अमेरिका ने ये सब देखकर भी आंखें बंद कर लीं, क्योंकि उन्हें अफगानिस्तान में सोवियत संघ के खिलाफ पाकिस्तान के सपोर्ट की जरूरत थी। और फिर आता है इस कहानी का सबसे बड़ा वाइल्ड कार्ड, नॉर्थ कोरिया। अपने शासन को बचाने की जिद में ये इकलौता ऐसा देश है जो परमाणु अप्रसार संधि यानी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से बाहर निकल गया, सिर्फ इसलिए ताकि वो बम बना सके। 2006 में उन्होंने अपना पहला टेस्ट किया और आज वो H बॉम्ब और लंबी दूरी की मिसाइलों का भी दावा करते हैं। तो सवाल ये है कि आज हम कहाँ खड़े हैं? इतने सारे देशों के पास ये खतरनाक हथियार हैं, फिर भी 80 साल से कोई परमाणु युद्ध नहीं हुआ। कैसे? चलिए समझते हैं उस अजीब और डरावने बैलेंस को जो इस शांति को बनाए हुए है। देखिए, कई और भी देश थे जो इस क्लब में शामिल होने के बहुत करीब आ गए थे। कुछ ने अपने प्रोग्राम खुद छोड़ दिए, तो कुछ के, जैसे इराक और सीरिया के, इजराइल ने हमला करके नष्ट कर दिए। और जापान जैसे देश भी हैं जिनके पास टेक्नोलॉजी तो है कि वो कुछ ही महीनों में बम बना सकते हैं, पर उन्होंने ऐसा किया नहीं है। मतलब ये हालात आज भी बहुत नाजुक। ये जो नाजुक शांति है वो एक बहुत ही अजीब सिद्धांत पर टिकी है जिसे कहते हैं मैड, यानी म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। इसका मतलब बहुत सीधा सा है, अगर तुमने मुझ पर हमला किया तो तुम भी नहीं बचोगे। दोनों का, हमलावर और जिस पर हमला हुआ, दोनों का पूरी तरह से खत्म होना तय है। पर इस मैड थ्योरी की असली गारंटी क्या है? इसका असली गारंटर छिपा है समंदर की गहराइयों में। यह है न्यूक्लियर आर्म्ड सबमरीन्स, यानी परमाणु हथियारों से लैस पनडुब्बियां। ये दुनिया के महासागरों में चुपचाप गश्त करती रहते हैं। इन्हें ट्रैक करना नामुमकिन है। तो मतलब ये हुआ कि अगर दुश्मन ने आपके पूरे देश को तबाह भी कर दिया, तब भी ये पनडुब्बियां समंदर के नीचे से जवाबी हमला करके उसे खत्म कर देंगी। यही वो चीज है जो जवाबी हमले की गारंटी देती है और मैड को एक हकीकत बनाती है। तो सोचिए, जो कहानी जर्मनी के एक लैब में एक साइंटिफिक खोज से शुरू हुई थी, आज वो एक ऐसे खतरनाक बैलेंस पर आकर रुकी है। इसी डरावने लॉजिक ने पिछले 80 सालों से एक बड़ी जंग को रोके रखा है। पर बड़ा सवाल ये है कि ये नाजुक शांति आखिर कब तक टिकेगी?